हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास आपका कंप्यूटर साइंस का है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी सेवेंथ फेज शिक्षक बहाली से। बीपीएससी सेवेंथ फेज टीचर रिक्रूटमेंट जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड ये क्लास है, जो कि फुल डेडिकेटेड है। ठीक है। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला भाग था, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरेशंस हो गया, साथ ही साथ उसके में आपको हम कुछ फादर्स के लिस्टिंग दे देंगे। फिर फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, जैसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला एंटीवायरस कौन सा था, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। तो जो जो टारगेटेड फील्ड होता है, जहां से क्वेश्चन एकदम सेट किया ही जाता है, वो सब आपको हम फुल कवर कर देंगे। कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, तो आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है, मतलब थंबनेल में आपको मिल जाएगा लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, लेक्चर 2 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, लेक्चर 3 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब पूरा प्रॉपर थंबनेल के साथ प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आप जाकर बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर नए जुड़े हैं आप इस चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को ये वीडियो पहुंच जाए। और एक बात ये है कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। जरूर बताया कीजिए, और कोई भी परेशानी, तकलीफ, कोई भी सुझाव है आपको, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में है। तो आइए इसको देखते हैं, जिसमें है डेवलपमेंट या इवोल्यूशन, मतलब कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ। मतलब सबसे पहले कैसा था, स्टार्टिंग फेज में ये कैसा था, फिर कैसे धीरे धीरे इसका पावर बढ़ा, इफिशियंसी बढ़ा, वो सब के बारे में। तो सबसे पहले उसमें जो आता है वो था एबेकस। नाम आपने सुना ही होगा एबेकस का। तो ये क्या था कि इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन चाइना इन अबाउट 5000 ईयर्स एगो। जो एबेकस का यूज था वो सबसे पहले कहां किया गया था, चाइना में किया गया था। और कब किया गया था, आज से तकरीबन 5000 साल पहले किया गया था। और इसका काम क्या था, तो इसका काम था कि यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। कहने का मतलब है कि इसका जो सिंपली जो काम था वो था अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, वो भी बेसिक फॉर्म, यानी कि प्लस माइनस जो है वो सब, एडिशन बोले, सब्सट्रैक्शन बोले, ये सब था। और साथ ही साथ इसके पास ये इफिशियंसी था कि ये स्क्वायर रूट को भी कैलकुलेट कर सके, यानी कि वर्गमूल को भी ये कैलकुलेट कर दे। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका एबेकस। और हम आपको वही उतना वही पॉइंट लिखवा रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक एक चीज इसके बारे में लिखाने आया तो पूरा हिस्ट्री बताएंगे आपको, एबेकस का एक एक चीज बताने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर हमें लिमिटेड टाइम में क्लास को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने बाद अगस्त में ही इसका एग्जाम भी है। तो हम एकदम शॉर्ट एंड सिंपल और पूरा डेप्थ ऐसा बताने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं जिसका नाम है पैस्कलिन। अब इसमें नाम से क्लियर है कि पैस्कलिन, यानी कि नाम एक इसमें छिपा हुआ है ना, पैस्कलिन। अब ये मतलब इसको इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। जो इनके इन्वेंटर थे, जिन्होंने आविष्कार किया था, वो कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। और साल पूछे तो 1642। ठीक है, 1642 में पैस्कलिन को आविष्कार किया गया था। ठीक है, क्लियर है ये। और अगला पॉइंट है टू एक्सपेंसिव, और जो पैस्कलिन था वो बहुत ज्यादा महंगा था, टू एक्सपेंसिव। और तीसरा पॉइंट कहता है कि परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। मतलब इतना महंगा, बहुत महंगा होने के बावजूद ये क्या करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब दो नंबर को सिर्फ ये जोड़ता और घटाता था। ठीक है, पैस्कलिन क्या करता था, दो नंबर को जोड़ता घटाता था बस, और बहुत ज्यादा महंगा था। ये इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है ये पैस्कलिन। इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरा, जो कि है जैकार्ड्स विविंग लूम। ठीक है, अब आपको विविंग शब्द तो पता ही होगा, विविंग मतलब क्या होता है, बुनाई करना।
ठीक है, तो ये ऐसा टेक्निक था कि बुनाई के जो प्रोसेस था वो इसमें यूज किया जाता था। मतलब इसमें कहा गया है कि इन्वेंटेड बाय जोसेफ एम जैकार्ड, जो इसका इन्वेंटर है, जो आविष्कारक है, वो कौन है? जोसेफ एम जैकार्ड। और इसको इन्वेंट कब किया गया था? 1801 में। जो इसका आविष्कार किया गया था वो किया गया था 1801 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें क्या यूज होता था? यूज्ड पंच्ड कार्ड, ठीक है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर इसमें आपको काम करना है, यानी कि जैकार्ड्स लूम में जो काम होता था वो किसके थ्रू होता था? पंच्ड कार्ड के थ्रू होता था। पंच कार्ड के माध्यम से, पंच्ड कार्ड बोले या फिर पंच कार्ड बोले, तो पंच कार्ड के माध्यम से इसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। यानी सिंपली समझे तो सारे फंक्शंस इसका किससे होते थे? पंच कार्ड के माध्यम से होते थे। अब पंच कार्ड क्या होता है तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब अभी एक लाइन बताने से आपको फायदा है नहीं, तो आगे जब आप देखेंगे इसको, ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको आज के क्लास में पंच कार्ड भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी सिंपली समझिए कि इसमें ऑपरेशन यानी कि काम फंक्शन करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, अगला है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अगला बात हो रहा है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का, जिसको जिसको आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज। यानी कि अगर आविष्कारक का नाम पूछे कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों की बात हो रही है, आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। और आपको याद होगा तो ये वही चार्ल्स बैबेज है जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ये वही चार्ल्स बैबेज हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। तो बात करें कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किस साल में हुआ था, तो 1821 में हुआ था। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो 1837 में हुआ था। अगला पॉइंट, एनालिटिकल इंजन कैन सॉल्व एनी कैलकुलेशन विथ द हेल्प ऑफ प्रोसेसर पंच कार्ड। यहाँ पर फिर पंच कार्ड का एक पॉइंट आ गया। तो एनालिटिकल इंजन का क्या काम था कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, किसी भी तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें किसका यूज किया जाता था? प्रोसेसर का, जो अभी आप सुन रहे हैं ना, चिपसेट, उसका, और पंच कार्ड का। और भी है इसमें जो यूज किया जाता था, लेकिन मेनली था प्रोसेसर पंच कार्ड। पंच कार्ड के बारे में आपको आगे बताएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और प्रोसेसर तो आपको पता ही है। तो ये हो गया एनालिटिकल इंजन। अगला है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था कि डिफरेंस इंजन इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइंड टू कैलकुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन। कहने का मतलब है कि डिफरेंस इंजन जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसको डिजाइन किया गया है पॉलिनोमियल फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होगा। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें 2x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 8, इस तरीके से जो इक्वेशन बनता है ये किसमें आता था? पॉलिनोमियल फंक्शंस में आता था। तो डिफरेंस इंजन का काम था कि पॉलिनोमियल फंक्शन को कैलकुलेट करें। आई होप कि आपको एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे यहां तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों का आविष्कार जो है सो चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन इसमें जो है सो मैंने दोनों पॉइंट से डिफरेंस क्लियर कर दिया है। तो ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो अगला कंप्यूटर है उसका नाम है टेब्यूलेटिंग मशीन। ठीक है, अगला क्या है? टेब्यूलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलेरिथ। ठीक है, इनका जो आविष्कार किया गया था इसका, वो किया गया था हर्मन हॉलेरिथ के द्वारा, और वर्ष था 1890 का। ठीक है, हर्मन हॉलेरिथ और ईयर 1890। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जितना भी हम हिस्ट्री में कंप्यूटर आपको बता रहे हैं और आगे जितना भी है वो बताएंगे, उसमें सारे में हमने इन्वेंटर का नाम और ईयर ये इंक्लूड किया हुआ है। आप किसी में भी देख सकते हैं, सारे में डेवलपर हो गया या फिर इन्वेंटर बोल दे, तो उसका नाम प्लस ईयर, किस साल में वो इन्वेंट किया गया, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम टाइम में इसका नाम ही पूछ देता है कि कौन इसको इन्वेंट किया है। ठीक है ना, तो इसी के लिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। अगला पॉइंट है कि इट यूज्ड पंच्ड कार्ड फॉर रीडिंग नंबर्स एंड कलेक्टिंग डेटा। यानी कि जो टेबुलेटिंग मशीन था वो पंच कार्ड का यूज करता था नंबर को रीड करने के लिए, नंबर को रीड करने के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए।
नंबर रीड करने के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए जो टेबुलेटिंग मशीन था वो यूज करता था क्या, पंच्ड कार्ड। और पंच कार्ड आपको सेपरेट हम बताने वाले हैं। अगला है, इट वाज यूज्ड इन सेंसस ऑफ 1890। और इसका इस्तेमाल कहां किया गया था, 1890 में जो जनगणना हुआ था सेंसस, उसी में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्लियर है पॉइंट। अब अगला है मार्क वन। अगला क्या है, मार्क वन। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल रिसर्च कैलकुलेटिंग मशीन वन। अब सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैनुअल रिसर्च CM ये सब आ गया, तो इसका फुल फॉर्म बनाया हुआ ही ऐसा है, थोड़ा अजीब टाइप का इसका फुल फॉर्म ही बनाया हुआ है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो मैनुअल रिसर्च कैलकुलेटिंग मशीन वन है, शॉर्ट में क्या है, मार्क वन। अगर इसके इन्वेंटर की बात करें तो इन्वेंटेड या डेवलप्ड बात एक ही है, बाय हॉवर्ड आइकन, बाय हॉवर्ड आइकन इन ईयर 1944। तो मार्क वन का जो इन्वेंशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हॉवर्ड आइकन के द्वारा। साल था 1944। और हम आपको बता दें कि जो हॉवर्ड आइकन थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। वो कहाँ के स्टूडेंट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नाम तो आपने सुना ही होगा उसका। क्लियर है ये। अगला है, इन दिस डेटा कैन बी इंटर्ड मैनुअली। अब वो दौर आ चुका था जिसमें डेटा को आप मैनुअल इंटर कर सकते थे। ठीक है, यहां तक तो आपका डेटा इंटर मैनुअली नहीं होता था, लेकिन मार्क वन से क्या हुआ कि डेटा को मैनुअली इंटर करने का प्रावधान डाला गया। कब से, 1944 के बाद से, यानी कि इसका इन्वेंशन तो हुआ था 1944 में, उसके बाद ये किया जा सकता था। और अगर बात करें कि इसका सबसे मेन यूज, मुख्य यूज कहां किया गया, तो यूज किया गया था कहां, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। जो मार्क वन का मेन यूज था वो किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक हुआ था। इसका इन्वेंशन हुआ 1944 में, तो 44-45 में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका यूज हुआ होगा। क्लियर है इतना पॉइंट, मार्क्स वन तक क्लियर है। अगला आते हैं इनियक। जो सातवां कंप्यूटर हिस्ट्री में बात करें तो क्या था, इनियक था। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फुल फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। इसलिए जितना भी शॉर्ट वाला है उसका हम फुल फॉर्म भी लिखाते चल रहे हैं। आई रिपीट कि एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा, हम एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो इनियक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये था क्या, तो इन्वेंटेड बाय JP इकर्ट एंड JW मॉल्ची इन ईयर 1945। इनके इन्वेंटर का नाम आप देख लीजिए क्या है, JP इकर्ट एंड JW मॉल्ची। याद करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है। और ईयर कौन की बात करें तो 1945। अगला पॉइंट कहता है कि जो इनियक था वो कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर था। जो इनियक था उसमें कितना कॉम्बिनेशन था, 20 एक्यूमुलेटर का कॉम्बिनेशन था। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर है। रजिस्टर तो पता ही होगा, फास्टेस्ट मेमोरी एलोकेशन के लिए उसका यूज करते हैं रजिस्टर का, जिसमें रजिस्टर 7 तरह का होता है। तो उसी 7 तरह में से एक टाइप उसका एक्यूमुलेटर है, जो कि एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज है जिसका यूज सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक और लॉजिक डेटा को शॉर्ट टर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये बात हो गई 20 एक्यूमुलेटर के कॉम्बिनेशन की। अगला है कि यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन साइंटिफिक यूजेज ETC। और बात करें कि इन एक का यूज कहां कहां किया जाता है, तो वेदर प्रेडिक्शन के लिए, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। वेदर फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं, वेदर प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका यूज किया जाता था और साइंस के फील्ड में इसका यूज किया जाता था, साइंटिफिक यूज। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इनियक की। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक्यूमुलेटर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और एक्यूमुलेटर के बारे में हम आगे भी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तो आपको शॉर्ट सिर्फ बता दिया कि शॉर्ट टर्म होता है ये स्टोरेज,
और ये सीपीयू के अंदर एरिथमेटिक एंड लॉजिक डेटा को शॉर्ट टर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म आपके लिए हो सकता है, लेकिन हम इसको आगे भी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स में, तो घबराना नहीं है। अब बात करते हैं 8वां की, जो कि था ईडी वैक। फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म हम सारा लिखवा रहे हैं, आपको याद रखेंगे आप। अगर बात करें इसके इन्वेंटर का, तो इन्वेंटेड या डिजाइन्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इसके इन्वेंटर कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। और ईयर की बात करें तो 1946-47। ईयर की बात करें तो 1946-47। इन्वेंटर की बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन। क्लियर है? अगला है कि इट हैड मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। अब जो ईडी वैक था, इसके पास मेमोरी ऐसा था कि जो दोनों तरह का डेटा होल्ड कर सकता था। यानी बोल सकते हैं कि दो तरह का जो प्रोग्राम हो गया और डेटा हो गया, लेकिन स्टोर्ड प्रोग्राम और डेटा दोनों होल्ड कर सकता था। इसके पास प्रवृत्ति था, टेंडेंसी था, ये डेटा और स्टोर्ड प्रोग्राम को होल्ड कर सके, ऐसा इसमें मेमोरी था। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप कि ये पॉइंट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। तो आप इतने को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। ईडी वैक के बाद अगला आता है ईडी सैक। ठीक है, ईडी वैक के बाद क्या है? ईडी सैक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। जो इसका फुल फॉर्म है ईडी सैक का, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर। कहीं कहीं कैलकुलेटर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं कंप्यूटर भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है, दोनों सही है। कैलकुलेटर भी सही है और कंप्यूटर भी सही है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। बात करते हैं इसके इन्वेंटर की। तो इसके इन्वेंटर कौन थे? तो इन्वेंटेड बाय मॉरिस विल्क्स। मॉरिस विल्क्स इन ईयर 1947-48। जो इसके इन्वेंटर थे, जो ईडी सैक के इन्वेंटर थे, वो कौन थे? मॉरिस विल्क्स। और जो साल की बात करें तो 1947-48 के समय की बात है, उस समय ये इन्वेंट किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ईडी सैक? ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जितना मैंने लिखवाया है आपको, लेकिन ईडी सैक और यूनिवैक ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसका अगला पॉइंट है कि फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ईडी वैक में, थोड़ी देर पहले ईडी वैक में आपने पढ़ा था कि उसमें ऐसा मेमोरी है जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम और डेटा दोनों होल्ड करता है, यानी कि स्टोर करता है। और इसमें क्या है कि फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब अब ऐसा कंप्यूटर का दौर आने लगा जिसमें अभी के डेट में देखते हैं ना कितना जीबी स्टोरेज है, उतना टीबी स्टोरेज है। तो इसका दौर यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी का जो दौर था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना? जो स्टोरेज कैपेसिटी का दौर था वो ईडी सैक से स्टार्ट हुआ था, और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी दिया गया था। अगला है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन दिस मशीन। जो पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जो कि आज के डेट में आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिख रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस चीज का जो शुरुआत है वो कहां हुआ था? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन दिस मशीन, यानी कि जो रन किया गया था, वैसे लिखाया प्रोग्राम तो बहुत पहले था, लेकिन रन करने वाला पहला मशीन कौन था? ईडी सैक था। क्लियर है? अगला है कि कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी। वही बात हो गई कि मेमोरी में जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा ये स्टोर कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट के कारण, जो लास्ट 3 पॉइंट है, इसके कारण ईडी सैक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जामिनर जो है इसी पोर्शन को टारगेट करके क्वेश्चन बनाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ईडी सैक। अब इसके बाद आते हैं यूनिवैक पे, जो 10वां है हमारा। यूनिवैक की फुल फॉर्म की बात करें, यूनिवैक 1 भी कहते हैं या फिर सिर्फ यूनिवैक भी कहते हैं, इसका दोनों नाम है। यहाँ पे मैंने यूनिवैक 1 लिख दिया है, लेकिन नाम इसको दोनों से जाना जाता है, यूनिवैक भी या फिर यूनिवैक 1। फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके इन्वेंटर कौन है? जॉन मॉल्ची और जेपी इकर्ट। जॉन मॉल्ची एंड ईपी
जेपी इकर्ट, और ईयर की बात करें तो 1951। और आपको याद होगा कि जॉन मॉल्ची और ईपी इकर्ट वही हैं जिन्होंने इनियक को आविष्कार किया था। इनियक का आविष्कार किसने किया था? जॉन मॉल्ची और जेपी इकर्ट ने। तो इस हिसाब से ये बहुत टैलेंटेड है ना, ये काफी टैलेंटेड लोग हैं, और इन्होंने ही यूनिवैक का भी आविष्कार किया 1951 में। और अगला पॉइंट कहता है कि यूनिवैक वन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। चूंकि ये 1951 में मार्केट में उतर चुका था, मतलब इसका बात कर तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 48-49 के समय में, लेकिन 51 में ये मार्केट में उतर चुका था। और यूनिवैक में जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो वाला गुण था। तो इसी के बाद आपको तो याद ही होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो इसी के बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गया, और यूनिवैक में ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स था। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है कि फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज कॉमर्शियली अवेलेबल एंड प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी। और यूनिवैक वो पहला कंप्यूटर बन गया जो कि कॉमर्शियल अवेलेबल यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए मार्केट में इसको उतारा गया, और प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी, अच्छा खासा क्वांटिटी में इसको लाया गया मार्केट में, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी यूनिवैक की, जो कि ऑल लास्ट ही है। कहीं कहीं देखेंगे तो एक पॉइंट आपको और इसमें मिलेगा जो कि 11 नंबर हो सकता है, जिसका नाम है IBM 650, जो कि 1953 के आसपास में आया था, जिसको डिजाइन किया गया था IBM कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि IBM 650 जो है उसको बनाया गया था 1953 में। वैसे यूनिवैक को ही लास्ट माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं IBM 650 का भी चर्चा होता है, जिसको डिजाइन किया गया था IBM कंप्यूटर्स द्वारा। साल की बात करें तो 1953 में। और इसका काम क्या था? तो इसका काम था मार्केट रिसर्च एनालिसिस। तो मार्केट रिसर्च अब देखिए, सॉरी, तो इसमें क्या था कि मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए इसे यूज किया जाता था। तो मार्केट रिसर्च कैसे होगा? जब मार्केट में बिजनेस पर्पस के लिए तो लाया गया था यूनिवैक को, उसके बाद इसको उतारा गया। तो ये क्या किया कि जो भी बिजनेस पर्पस के लिए काम हो रहा है, तो मार्केट में जो रिसर्च हो रहा है, बिजनेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू वगैरह तो उससे रिलेट तो होगा ही। तो उसमें जो रिसर्च हो रहा है उसका ये विश्लेषण करता था, है ना, उसका ये विश्लेषण करता था, किसका? मार्केट के रिसर्च का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गई पूरी कहानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हमने 11 अलग अलग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम एबेकस एंड एंडिंग विथ IBM 650, जिसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दिया है। तो आप सारे का नोट्स बना लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है पंच कार्ड, जो कि कंफ्यूजिंग टर्म था, क्योंकि 3-4 ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमने पढ़ा है पंच कार्ड शब्द का यूज किया गया। तो आइए देखते हैं कि पंच कार्ड होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका अदर नेम्स का। तो इसका अदर नेम्स क्या है? हॉलेरिथ कार्ड, IBM कार्ड और पंच्ड कार्ड। इसका 3 अलग अलग नाम है। क्या क्या? हॉलेरिथ कार्ड, IBM कार्ड और पंच्ड कार्ड। और इसका काम क्या था? तो इट वाज यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। सिंपली बोले तो पंच कार्ड का यूज किसमें किया जाता था? डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता था। और चूंकि इसका आविष्कार किए थे हरमन हॉलेरिथ, इसीलिए इसको हॉलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसके इन्वेंटर कौन थे? हरमन हॉलेरिथ, इसलिए इसको हॉलेरिथ कार्ड भी कहा जाता था। और इसका जो पहला यूज है, फर्स्ट यूज कहाँ किया गया था? 1890 के जनगणना में। 1890 में जो सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुआ था, उसमें पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया था। और देखा जाए तो इसका यूज अभी भी किया जाता है, स्टिल यूज्ड बाय वोटिंग मशीन टू रिकॉर्ड वोट्स। मतलब पंच कार्ड का यूज अभी भी वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। किस चीज के लिए? वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अब रिकॉर्ड हो रहा है वोट, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके लिए यूज किया जा रहा है? स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है। तो यही ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस। अब किसी चीज को रिकॉर्ड हो रहा है
तो क्या हो रहा है, इसका मतलब वो स्टोर कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस के जगह पे भी यूज किया जाता था। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। फिर हम बात करेंगे कि फर्स्ट इन इंडिया या फिर वर्ल्ड, जैसे पहला ब्राउजर कौन सा है, पहला एंटीवायरस कौन सा है, पहला कंप्यूटर, पहला पीसी, पहला लैपटॉप, ये सब जो चीजें हैं वो इसको डिस्कस करते हैं। उसके आगे बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट या इंडियाज फर्स्ट, यानी कि दुनिया में पहला या भारत में पहला। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले बात करेंगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? एलेन के ने डेवलप किया था जीरोक्स पार्क में। ठीक है, मतलब पहला जो GUI था उसको डेवलप किया था एलेन के ने, और अगर पूछे कि कहां किया था तो जीरोक्स पार्क, PARC। कब? तो 1979 में। दूसरा, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या है? इनियक, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनियक। यानी पूछे कि पहला डिजिटल कौन सा है, तो भी इनियक, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो भी इनियक। क्लियर है? अगला है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ है वो कौन सा है? तो टिफ्राक, TIFRAC। बोले तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है? अगला है फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अगला है वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप पीसी, जो दुनिया का पहला लैपटॉप पीसी है, जो आप यूज करते हैं लैपटॉप, वो लैपटॉप पीसी पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? तोशिबा T1100, जो कि डेवलप किया गया था 1985 में। तोशिबा कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस जो आज से कुछ समय पहले उसका एड्स भी आता था, जिसमें सचिन तेंदुलकर उसका ऐड करते थे, आपको याद होगा। उसी तोशिबा की बात हो रही है यहाँ पे, जिसने डेवलप किया वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप पीसी। क्लियर है? अब बात करते हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? GMOS। फुल फॉर्म बोले तो जनरल मोटर्स, क्योंकि इसको डेवलप कौन किया है? जनरल मोटर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स। क्लियर है? अगला है फर्स्ट ब्राउजर, जो आप यूज करते हैं ब्राउजर फोन में या फिर लैपटॉप में, उसी ब्राउजर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ब्राउजर का क्या नाम था? WWW, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड, आपने सुना भी होगा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, वर्ल्ड के बाद स्पेस नहीं है, वाइड के बाद स्पेस नहीं है। लेकिन आप जो WWW सुनते हैं उसमें वर्ल्ड के बाद स्पेस है, फिर वाइड है, फिर स्पेस, फिर वेब, लेकिन इसमें कोई स्पेस नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे कि WWW जो पहला ब्राउजर था उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में कोई स्पेस नहीं है। क्लियर है पॉइंट? अगला बात करेंगे फर्स्ट सर्च इंजन। अभी तो आप यूज करते हैं जो सर्च इंजन गूगल, ऑब्वियस सी बात है आप लोग गूगल ही यूज करते हैं, याहू तो कोई करता नहीं है यूज। गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सब यूज करते हैं। तो जो पहला सर्च इंजन था वो क्या था? वो था आर्की, ARCHIE, आर्की। आर्की जो था वो पहला सर्च इंजन था, दुनिया का पहला सर्च इंजन था। ठीक है, अगला है फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन। अब आज के डेट में तो पता ही है कितने एंड्रॉयड यूजर्स, कितने iOS यूजर्स हैं मार्केट में। तो यही बात करते हैं पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन की। तो वो कौन सा था? वो था HTC ड्रीम। HTC कंपनी, बहुत सारे लोग आपने में से यूज भी किए होंगे HTC का फोन। तो जो HTC कंपनी का ही एक फोन आता था HTC ड्रीम, वो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था। किसका? एंड्रॉयड OS का। ठीक है, अगला बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट वायरस। जो दुनिया का पहला वायरस था उसका क्या नाम था? उसका नाम था क्रीपर। और वही बात करें पहला एंटीवायरस कौन सा, तो वो था रीपर। क्रीपर, रीपर, वायरस, एंटीवायरस। ठीक है,
अगला है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड की। वो कौन सा था? वो था अल्टैर, ALTAIR। क्लियर है? 14th है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया। जो पीसी, ये तो हो गई वर्ल्ड की, लेकिन अब बात करते हैं इंडिया का। तो वो था HCL 8C। जो HCL कंपनी था उसने डिजाइन किया था HCL 8C का, जो कि इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। क्लियर है? अब बात करते हैं फर्स्ट नेटवर्क की। तो वो था क्या? अर्पानेट। नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा अर्पानेट का। अगला बात करते हैं फर्स्ट मोबाइल फोन। मोबाइल मोबाइल की बात हो रही है, तो पहला मोबाइल फोन कौन सा था? मोटोरोला। ये आया था मार्केट में आई थिंक 83-84 के आसपास में, 1983-84। और शायद इन्वेंटर का नाम था मार्टिन कूपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कंपनी का नाम क्या है? मोटरोला। अगला है फर्स्ट आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और नाम क्या था उसका? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम LTD लिमिटेड, जो फर्स्ट आईएसपी था। अब इसके अलावा 8-10 और हैं फर्स्ट, लेकिन वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उसका भी लिस्ट हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी पॉइंट आपसे छूटे। ठीक है? जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो तो हमने यहाँ पे लिखवा दिया है, लेकिन जो बच गया है इसके अलावा वो भी हम या तो किसी क्लास में लिखवा देंगे, और नहीं तो उसका जो PDF है वो अटैच हम कर देंगे वीडियो के साथ। तो ये हो गई बात फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड की। और कुछ कुछ इसमें फुल फॉर्म्स भी आपको हम नहीं बताए हैं, जो अर्पानेट है, अल्टायर है। अब उतना है तो कि जगह नहीं है लिखने के लिए, और अभी लिखेंगे तो काफी टाइम भी लग जाएगा सबका फुल फॉर्म। तो वो जब फुल फॉर्म हम करवाएंगे आपको लास्ट में, या फिर कभी भी किसी क्लास में, तो हम एक एक फुल फॉर्म कवर कर देंगे। ठीक है? उसका लिए घबराना आपको नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गई बात आज के पूरे समरी क्लास का। ये है कि हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और वर्ल्ड फर्स्ट जो है वो पूरा इन डिटेल्स कवर हो चुका है। तो ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। और कोई भी सवाल या सुझाव है, कुछ भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। कल स्टार्ट करेंगे जनरेशंस को, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, क्योंकि इन डिटेल्स पढ़ रहे हैं, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा फास्ट इन डिटेल्स में पढ़ाएं और प्रिसाइज्ड वे में पढ़ाएं। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हमारा आखिरी मोटिव है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो फिर मिलते हैं कल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।